सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीएआर, जिसे हम एसीआर भी बोलते हैं, समस्त L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, मंत्रालय कार्मिक, एमजीसीएस स्टाफ इत्यादि सभी इस प्रकार भरें शाला दर्पण पर ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष सभी राज्य कर्मचारियों से एपीएआर भरवाई जाती है। ये एपीएआर जिसे हम एसीआर भी बोलते हैं, वो शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनकी शाला दर्पण के माध्यम से भरी जाती है, जिसमें भी शैक्षणिक स्टाफ और मंत्रालय कार्मिक दोनों के लिए टाइम फ्रेम अलग रहता है। अलग के अनुसार जो शैक्षिक स्टाफ है उनका अब 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। 1 जुलाई 2025 से इसका शुरू है। 31 जुलाई इनकी अंतिम तिथि है। यानी शैक्षिक स्टाफ जो भी है उनको 1 जुलाई 2025 से भरना है और 31 जुलाई 2025 इनकी अंतिम तिथि है। ये एपीआर आपको वर्ष 2024-25 की भरनी है। 24-25 की अवधि के दौरान आप किन किन के अधीन रहे उसके संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही एपीआर किस प्रकार भरेंगे पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों दिशा निर्देश की। यानी आप वीडियो शुरू करने से पहले हम दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही ऑनलाइन जो शाला दर्पण पे स्टाफ विंडो के माध्यम से हमें एपीआर भरनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अपनी एपीआर भरने जा रहे हैं तो शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से आपको अपनी एपीआर भरनी है और यहाँ आपको अपनी जन्म तिथि, एम्प्लॉय आईडी, पदस्थापन विषय, ये सभी आपको अच्छी तरह से चेक कर लेने हैं। अगर इसमें आपको कोई संशोधन लगता है तो आप सबसे पहले तो शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में आवश्यक संशोधन कराएंगे, उसके बाद ही आपको अपनी एपीआर भरनी है। और ये जो समय अवधि दी गई है इसके अंतर्गत ही आपको ये कार्य करना है, यानी एपीआर भरना है। एपीआर में आप जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन भरेंगे उसमें जो भी आप चैनल व्यवस्था के अनुसार ही प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी को चयन करेंगे। यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि विद्यालय में जो भी कार्यरत समस्त लोक सेवक है, मंत्रालय कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर भरते हैं और विद्यालय में जो कार्यरत है वो 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर ये तैयार करेंगे। यदि किसी लोक सेवक ने संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन सुपरविजन में न्यूनतम 3 माह की अवधि में कार्य नहीं किया है तो संबंधित लोक सेवक की एपीआर तैयार नहीं की जाएगी। यानी न्यूनतम 3 माह उसके अधीन सेवा जरूरी है। इसके साथ साथ ही किसी कर्मचारी के एक ही वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा होने पर 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन यानी एपीआर भी हो सकते हैं। अगर आपके एक ही वर्ष में नियंत्रण अधिकारी के अधीन आपने 3-3 माह की सेवा की है तो आपके 2 या 2 से अधिक एपीआर भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से तो पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। वर्ष के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी है। और यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहते हैं तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसी तरह यदि रिपोर्टिंग अवधि में एक से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते हैं तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस अधिकारी के द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया हो। यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व के समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यहाँ भी शर्त कम से कम 3 माह के सुपरविजन की रहेगी। जहां प्रतिवेदक, समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी ने किसी भी प्रकार का अवकाश जैसे उपार्जित अर्धवैतनिक लिया है या लंबे समय तक प्रशिक्षण पर रहता है, प्रशिक्षण की अवधि भी यहाँ पे 15 दिन बता दी गई है या 15 दिन से अधिक रहता है, तो एपीआर लिखने और समीक्षा करने हेतु न्यूनतम 3 माह की अवधि की गणना के लिए उक्त अवकाश और प्रशिक्षण की अवधि को कुल अवधि से घटाया जाना चाहिए। हालांकि न्यूनतम प्रतिवेदन अवधि का यह सिद्धांत अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में लागू नहीं होगा, जहां ऐसी अनुपस्थिति के लिए संबंधित लोक सेवक के एपीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की जानी है। कम अवधि के अवकाश प्रशिक्षण को उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए। साथ ही पर्सनल असिस्टेंट है, पर्सनल सेक्रेटरी है, उनके एपीआर की समीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। और एपीआर में किसी व्यक्ति के काम और आचरण के बारे में उसकी टिप्पणी लिखने के लिए प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारी के अलावा किसी भी प्राधिकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है, परंतु जिला स्तर के अधिकारियों के मामले में संबंधित जिला कलेक्टर, संभाग स्तर के अधिकारी के मामले में संभागीय आयुक्त प्रतिवेदक अधिकारी के प्राप्त एपीआर का निर्धारित स्थान पर अपनी टिप्पणी कर समीक्षक अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। ये भी ध्यान में रखें कि प्रतिवेदन की प्रत्येक अवधि के लिए किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक प्रतिवेदक या समीक्षक अधिकारी नहीं होने चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में प्राधिकारी के रूप में अपनी टिप्पणी दर्ज करने के लिए एक से अधिक अधिकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे एपीआर लिखने के कुछ सामान्य नियम जो आपके साथ मैंने साझा किए। इस
नियमों में यथा समय संशोधन होता रहता है। तो आज की दिनांक में जो आपको नियम बताए हैं वो लागू है। अब ये संशोधन आदेश कभी भी आ सकते हैं, तो संशोधित आदेश को भी मान्य किया जाए। एपीआर लिखने से पूर्व आपको अपनी चैनल व्यवस्था का भी ध्यान में रखना है। चैनल व्यवस्था के अनुसार ही आप अपने प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी का चयन करेंगे। एपीआर की जो चैनल व्यवस्था है और अधिकारियों की जो लिस्ट है, ये दोनों ही आपको जब एपीआर खोलेंगे तो ऊपर की ओर आपको बॉक्स के रूप में मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आपको किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी दिखा देते हैं, और एपीआर भरनी कैसे है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको जाना है शाला दर्पण पे। शाला दर्पण आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की ओर स्टाफ विंडो नजर आ जाएगी। तो स्टाफ विंडो को ओपन कीजिए। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, तो लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर एंटर कीजिए। तो आपके सामने इंटीग्रेटेड शाला दर्पण का ये पोर्टल ऑन हो जाता है, जहां आपको ऊपर की ओर विभिन्न ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें यहाँ एक एपीएआर का भी ऑप्शन नजर आएगा। तो आप इसको यहाँ से खोल लीजिए। खोलने पर दो तरह के ऑप्शन नजर आते हैं। इसमें पहला है एपीआर डैशबोर्ड, दूसरा है एफएक्यू। तो अगर आप एफएक्यू जानना चाहते हैं एपीआर के बारे में, तो नीचे वाले ऑप्शन को खोल लीजिए और यहाँ से जो भी है निर्देश उसको पढ़ें। और अगर आप सीधा भरना चाहते हैं तो एपीआर डैशबोर्ड है। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि एपीआर फैक आप सभी अपने मोबाइल में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जहां भी खोल के बैठे हैं उसको एक बार एफएक्यू जरूर पढ़ लें। फिर एपीआर के डैशबोर्ड पर चलते हैं। यहाँ आपको डैशबोर्ड के ऊपर देखिए कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां पहले से ऑटो सेलेक्ट है 17/2024-25 एपीआर फिल करने का सेशन है। और एपीआर वर्ष 2024-25 की शाला दर्पण से ऑनलाइन करते समय यदि किसी लोक सेवक को निर्धारित चैनल के अनुसार ऑफिसर सर्च करने में किसी प्रकार की समस्या है तो हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। एपीआर फिल करने वाले लोक सेवक का नाम, पदस्थापन, पद, शाला दर्पण के अनुसार स्टाफ आईडी, ये सभी सही चेक कर लें। जिस अधिकारी का नाम नहीं आ रहा है उस अधिकारी का एपीआर चैनल लेवल रिपोर्टिंग रिव्यूइंग स्वीकार करता है, ये सभी देखें। यानी ये निर्देश है जो आप देख लीजिए और इसको ओके कीजिए। ओके करने पर दोस्तों ऊपर की ओर तो आपको अपनी पूरी डिटेल दिखेगी, जिसके अंतर्गत आपको अपनी नाम, पदनाम और डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी नजर आ जाएगी। अगर इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता है तो वीडियो की शुरुआत में जैसा कि दोस्तों बताया कि प्रपत्र 10 में आप इसको संशोधन करवा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि पेंडिंग भी 0 है, फील्ड भी 0 है और व्यू एपीआर स्टेटस में भी 0 आ रहा है। वर्तमान सेशन की एपीआर हमें 24-25 की भरनी है। तो क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर, यानी पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वार्षिक कार्य मूल्यांकन के रूप में एम्प्लॉय नेम, आईडी, प्रतिवेदन का वर्ष, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे नजर आ जाएंगे जो आपके प्रपत्र 10 के अनुसार है। जैसा कि दोस्तों वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपको ऑफिसर की लिस्ट और एपीआर चैनल दोनों यहीं पे मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे की ओर चलेंगे तो आपको लोक सेवक का प्रकार का चयन करना है, यानी आप किस प्रकार के लोक सेवक है। मंत्रालय या अन्य अधीनस्थ कार्मिक है, तृतीय द्वितीय वेतन श्रृंखला के कार्मिक है, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य है, कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है। किस प्रकार के हैं उसका आपको चयन करना है। जैसे मैं तृतीय द्वितीय वेतन श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक का यहाँ से चयन करूंगा। चयन करते ही हमारे सामने एक और पेज ओपन होता है नीचे की ओर, जहां पे स्पष्ट लिखा है कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 शैक्षिक स्टाफ के लिए है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च मंत्रालय और अन्य कार्यालय में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ सहित है। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ से पहले डेट चूज करनी है 1 जुलाई 2024 से, और यहाँ टू डेट कब तक आप भर रहे हो। उसके दौरान अगर लीव आपने ली है तो कब से कब तक ली है। उसके बाद एपीएआर, जैसे एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, या उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, या किसी के अधीन सुपरविजन 3 माह की में नहीं था, या अन्य। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉर्म सेलेक्ट का, तो राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए। फिर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, तो पोस्ट यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट खुल जाएगी, तो आप इसका चयन कीजिए। इन सभी का जब आप चयन कर लेते हैं तो चयन करने के बाद तो आपको पास में सेव का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपकी एपीआर क्रिएट करने के लिए इस तरह का मैसेज आ जाएगा, जहां पे ऊपर की ओर डायलॉग बॉक्स के रूप में लिखा आ जाएगा एपीआर क्रिएशन क्रिएट सक्सेसफुली, और एपीआर की अवधि भी आ जाएगी। और यहाँ पे अब आपको जो अपने ऑफिसर है वो सेलेक्ट करने हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये चयन कीजिए। चूज ऑफिसर के लिए यहाँ से ऑप्शन है, फील्ड एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखेगी। तो अगर आपने ऑफिसर गलत चयन कर लिया है तो डिलीट ऑफिसर का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पूरी एपीआर डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी एपीआर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऑफिसर चूज करने हैं। ऑफिसर चूज करने के लिए दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेंगे वर्किंग, रिटायर्ड या डेथ। और सर्च के लिए बाई स्टाफ आईडी, बाई एम्प्लॉय आईडी, बाई मोबाइल नंबर, बाई पोस्ट, इसके अनुसार आपको अपने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी का है वो चयन करना है। जैसे यहाँ पे स्टाफ आईडी डाल के चयन किया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए सेव,
रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पे चयन हो चुका है। एक एक करके जब आप तीनों का चयन कर लेंगे, तीनों का चयन यानी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग, तीनों का चयन करने के बाद आपको पास में फिल एप्लीकेशन का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन के द्वारा फिल एप्लीकेशन बटन के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। आपको सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आप फिल कीजिए। सेव एज ए ड्राफ्ट के रूप में भी सेव करना है और नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं, हाँ तो दिनांक ये, और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है। ये तो सबमिट होने के बाद फॉर फाइनल लॉक का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। सक्सेसफुल फिल होने के बाद आपको है वो लॉक एंड फॉरवर्ड का एप्लीकेशन का जो बटन मिलता है, इसके अनुसार लॉक एंड फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, यस या नो में आपको जवाब देना है। सेव मेडिकल स्टेटस या इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपके सामने ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप डालकर इसको सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके जो स्टाफ विंडो का डैशबोर्ड है, एपीआर का डैशबोर्ड, वहां पे ऑलरेडी सबमिटेड लिखा आ जाएगा। तो आपकी एपीआर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था एपीआर संबंधी, भरने संबंधी वीडियो जो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया था। और इसमें चैनल व्यवस्था आपको ऊपर की ओर जो दिख रही है वो भी मैंने आपको बताई। निर्देश है वो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए एपीआर अपनी क्रिएट कीजिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।